हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस बार हो 12th में और आपको 6 मार्च को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट लेकर डरते हैं कि सर फिजिक्स में हमारा क्या होगा, हमें फिजिक्स में कुछ नहीं आता। और कभी कभी तो ऐसे कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि सर मैं कहीं फिजिक्स में फेल ना हो जाऊं। तो फेल आप हो ही नहीं सकते जब तक हम आपके साथ हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए 6 मार्च फिजिक्स के पेपर के 7 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। देखो ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड करा रखा है। ऐसे ही हम पूरे फिजिक्स को कवर करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद ही देख लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन हम इसको पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिजिक्स में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आपके एग्जाम में आया है। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, सबसे स्पेशल क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम, ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये है। और 7 नंबर पे मैंने एक ऐसे क्वेश्चन को रखा है जो भैया लघु उत्तरीय प्रश्नों में और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है ना, अगर इन क्वेश्चंस को आपने तैयार कर लिया तो आपके 10 से 15 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो 7 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो 2 और 3 नंबर में आते हैं, और एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछा जाता है। बस इन 7 प्रश्नों को पढ़ लो, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो हमारी जो ये सीरीज है ना, इसके एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझना, जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं सारे के सारे टॉप रेटेड क्वेश्चन हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन हम इस अपने सीरीज की कंप्लीट करेंगे। आज क्लास लंबी हो जाएगी, कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा देखना पड़ेगा। देखो, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। मतलब विद्युत विभव क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसकी विमा आपको बतानी है। तो देखो विद्युत विभव क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका पार्ट 1 वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया था पहले ही। देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। मतलब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य जो W है तथा परीक्षण आवेश जो Q नॉट है, इसी के अनुपात को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। छोटा सा हम समझते हैं। देखो मान लो आपका ये यहां पे मान लो, चलो यहां पे मान लेते हैं हम लोग, यहां पे अनंत है, ठीक है। मतलब ये अनंत है और अनंत पर एक आवेश हमारा रखा है प्लस क्यू नॉट, ठीक है। ये परीक्षण आवेश है, ये कहां पे रखा है, ये अनंत पर रखा है, ठीक है, अनंत पर, ठीक है। और यहां पे आपका एक वैद्युत क्षेत्र स्थित है। देखो ये आपका एक वैद्युत क्षेत्र स्थित है ऐसे, ठीक है। अब इस अनंत से इस धन परीक्षण आवेश को कहां तक लाने में, इस यहां तक लेकर आने में, देखो ये यहां तक, थोड़ा मैं समझाता हूं चित्र से ताकि अच्छे से समझ में आए। इस बिंदु तक, इस बिंदु तक लाने में, इस आवेश को यहां पर लाने में विद्युत क्षेत्र, ये आपका विद्युत क्षेत्र है जो मैंने यहां पे प्रदर्शित किया है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अनंत से धन परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य W है, ये W और जो ये आपका धन परीक्षण आवेश है, इसी के अनुपात को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया? मतलब अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। देखो विभव को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग लिख दीजिएगा वैद्युत विभव को, वैद्युत विभव को, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विद्युत विभव को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। अब V का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं, थोड़ा सा लिखकर समझाता हूं। देखो यदि धन परीक्षण
यदि धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, मतलब जो मैंने चित्र में बताया वही मैं लिख रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े, तो फॉर्मूला क्या होगा वो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। W कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा मैंने आपको बताया है कि V इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा, देखो धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो W है तथा धन परीक्षण आवेश Q नॉट है, इसी के अनुपात को ही हम लोग विद्युत विभव बोलेंगे। तो V इक्वल टू W अपान Q नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, मतलब धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम विद्युत विभव बोलते हैं। इसका मात्रक अगर कोई पूछे बेटा इसका मात्रक क्या होगा, देखो राशि अगर कोई पूछे तो आप लोग कह देना विद्युत विभव एक अदिश राशि है, लिख देना आप लोग राशि, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, देखो W है कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है, प्रति क्यों है आवेश का मात्रक होगा कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। या विद्युत विभव का एक और मात्रक होता है, शायद आपको पता होगा, वोल्ट को कैसे भूल सकते हैं, ये मात्रक बहुत ज्यादा स्पेशल है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसके दो मात्रक होते हैं, एक तो आपका जूल प्रति कूलाम होगा आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और एक आपका वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगर विमा की हम लोग बात करें, विमा भी पूछा जाता है कभी कभी, देखो अगर जानकारी रखो तो सारी की सारी रखो, क्योंकि ये लघु उत्तरीय में आए, अति लघु उत्तरीय में आए, किसी में आ जाए आप आसानी से लिख दो। विमा होगी ml2 t के पावर -3 a के पावर -1, ये इसकी विमा हो जाएगी। इसको निकालेंगे कैसे वो भी मैं बता देता हूं। तो पहले इतना समझ में आया आपको कि विद्युत विभव क्या होता है, ये मैंने बता दिया। विद्युत विभव का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जो भी है, या वोल्ट आप लोग कह सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने बताया। चलिए इसकी विमा को थोड़ा सा निकालना हम लोग सीख लेते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसके विमा को आप लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने बताया V इक्वल टू होता है W अपान Q नॉट, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आपका होता है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। अब यहां से अगर हम विमा, हमें V की निकालनी है, V की विमा अगर हम लोग निकालेंगे तो W की विमा हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। W की विमा होती है ml2 t के पावर -2, ठीक है, अपान Q की विमा होती है 80, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, 80 होता है। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा ml2 t के पावर -2, 80 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा होगा a-1 और t-1, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझो, यहाँ पे ml2 t के पावर -2 है, ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो t के पावर -3 हो जाएगा, और a के पावर -1 रहेगा। बस यही तो मैंने बताया था V की विमा, यही तो मैंने बताया था, तो मैंने यहाँ पे निकालना भी आपको सिखा दिया, V की विमा, ठीक है। तो इस तरह से हम विद्युत विभव की विमा आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा, क्योंकि विमा को हम हमेशा ब्रैकेट में ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा विमा हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था, ml2 t के पावर -3 a के पावर -1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है मेरे भाई, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। इसमें कुछ था नहीं विद्युत विभव में, विद्युत विभव जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने सीरीज के दूसरे क्वेश्चन पे। आप लोग अगर देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमारे सेकंड चैप्टर का ही एक न्यूमेरिकल है, इसको अब हम समझेंगे। ध्यान से समझो, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो बिल्कुल मिस मत करना। देखो
क्या है, एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब एक 10 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है, उसके विभवांतर को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया गया है, तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या करना है मेरे भाई, हमें धारिता दी गई है C, कितना दिया गया है 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, इसको पहले फैरेड में बदलेंगे तो माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलोगे तो 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड आ जाएगा। समझ में आया। फिर हमें विभवांतर दिया गया है V1 पहले दिया गया है, देखो इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। तो V1 जो हमारा है ये 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट, ठीक है। फिर V2 हमारा है बेटा 200 वोल्ट, कितना है देखो 100 से 200 हो रहा है तो V1 V2 ऐसे मान लेंगे 200 वोल्ट। हमें निकालना है ऊर्जा में परिवर्तन। अब ऊर्जा में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा U से प्रदर्शित करेंगे, ये हमें निकालना है। तो आप लोग डायरेक्टली लिखो मेरे भाई, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला कुछ डेल्टा U इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा 1/2, ठीक है, C, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट में रहेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा ऊर्जा में परिवर्तन निकालने का, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब इसी पे हम लोग वैल्यू को पुट आउट कर देंगे। देखो यहीं पे पहले पुट कर देते हैं, तो डेल्टा U इक्वल टू होगा 1/2 गुड़े C की वैल्यू है देखो ऊपर 10 गुड़े 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू सॉरी यहाँ पे हाँ ब्रैकेट में आपको लिखना है V2 का स्क्वायर, V2 है 200, 200 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, और माइनस V1 की वैल्यू है 100, 100 का स्क्वायर कर देंगे भाई, ठीक है, ऐसे कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करें, इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो डेल्टा U इक्वल टू हमारा आ गया 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, देखो 200 का स्क्वायर करोगे अगर आप लोग, तो 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 40,000 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। बस इसी को घटा दो, बस काम हो जाएगा। तो डेल्टा U इक्वल टू होगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 40,000 में से 10,000 घटाओगे तो 30,000 आपका बचेगा, 30,000 कुछ ऐसे, ठीक है। अब डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा देखो 5 इंटू 10⁻⁻6 है, 30,000 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू जितना जीरो है 10⁻4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया मेरे भाई। तो डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 का 3 से गुणा होगा तो 15 होगा, इंटू 10⁻⁻6 है, ये +4 है, 6 में प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 जाएगा तो 10⁻⁻2 बचेगा। और इतना जूल भी आप आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप लोग इंप्रूव करके लिखोगे ना तो और अच्छे से लिख सकते हो। डेल्टा U इक्वल टू देखो 15 अपान, देखो इस 10⁻⁻2 को नीचे ले जाओ तो 10⁻+2 हो जाएगा, तो ये होगा 15 अपान 10⁻2 का मतलब 100 हो जाएगा। अब भैया 15 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एक और आंसर निकल कर आएगा, डेल्टा U इक्वल टू 0.15 जूल, ठीक है, ये भी हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हो, चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सेम ही है। समझ में आया। इसमें कुछ करना नहीं था, हमें धारिता दी गई थी मेरे भाई C की वैल्यू, ठीक है, हमने लिखा था, फिर V1 V2 दिया गया था, फिर ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हमने वैल्यूज को रख दिया और हमारा फाइनली यहाँ पे आंसर आ गया। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा है, सिंपल सी चीजें हैं, समझने का प्रयास करो, बाकी हम आपके साथ हैं, नो टेंशन जब तक हैं हम। चलो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमारे लिस्ट में एक ऐसा क्वेश्चन ऐड हुआ है जो भैया ऐड होना ही चाहिए था, ये थर्ड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है और हमेशा आता रहता है, तो इसको तो जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, एक एक को ध्यान से समझो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ते हैं विशिष्ट चालकता को, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए भैया, 2-3 बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वीडियो को लास्ट तक देख लोगे, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसको प्रिपेयर कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या, हम हैं तो क्या गम है। देखो विशिष्ट चालकता ये सिंपल सा होता है, देखो
किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब सिंपल सा है, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। बस यही लिख दो भाई, नंबर मिल जाएगा। इसे इसे किससे प्रदर्शित करते हैं वो भी लिख दें। इसे ग्रीक अक्षर ठीक है, इसे ग्रीक अक्षर एक है कप्पा, आपने नाम तो सुना ही होगा, कुछ ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं कप्पा। ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि बताया गया आपको, फॉर्मूला मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो कप्पा इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इक्वल टू क्या होगा, 1/ρ होगा, 1/ρ, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं। तो कप्पा इक्वल टू 1/ρ इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी रो क्या है? रो है मेरे भाई विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और देखो विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो कप्पा इक्वल टू 1/ρ। अगर इसका मात्रक हम लोग निकालें भैया, आप लोग कहेंगे सर जी कप्पा का मात्रक क्या होगा? तो कप्पा का मात्रक इक्वल टू होगा, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, या एक और मात्रक होता है महोमीटर इनवर्स, महोमीटर इनवर्स, या एक और मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सबको याद रखो, साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स। ये सब कप्पा का मात्रक होता है। अब आप कहेंगे सर जी कैसे निकालेंगे? तो देखो मैं यहाँ पे ट्रेलर आपको बता देता हूँ। देखो चूंकि होता है कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ होता है, और यहाँ पे जो रो है विशिष्ट प्रतिरोध जो है, देखो मैं इसको रफ कार्य के लिए बता रहा हूँ। तो रो इक्वल टू हमारा होता है RA/L। इतना आपको डीपली नहीं जाना, लेकिन समझा तो दूं कहाँ से आया। तो रो का मात्रक क्या होगा? देखो R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम, ठीक है। ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। एल है लंबाई, लंबाई का मात्रक होगा मीटर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, तो रो का जो मात्रक आया मेरे भाई, रो का वो ओम मीटर आया। क्या आया? ओम मीटर इसका मात्रक आ गया, ठीक है। अब आप लोग खुद ही सोचो, क्योंकि कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है, तो कप्पा का मात्रक क्या होगा? आप कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ। अब रो का मात्रक आया ओम मीटर, ओम मीटर। तो कप्पा का अगर आपको मात्रक निकालना है तो क्या करो, ओम मीटर को ऊपर लेकर चले जाओ। तो नीचे ओम मीटर है तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा और मीटर इनवर्स हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या महोमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। समझ में आया? विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कप्पा इक्वल टू होगा 1/ρ, अभी मैंने समझा ही दिया, ठीक है। रो है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये करना होता है। इसको भी मैं हटा रहा हूं। अब अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो इसका डेफिनेशन ही पूछा जाता है तो हम डेफिनेशन ही समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप खुद देख सकते हो, मुझे लफ्जों में बयां नहीं करना है। देखो जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, मतलब जब हम किसी सेल की प्लेट को तार के द्वारा जोड़ेंगे ना, तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, मतलब तार में जो विद्युत धारा होगी वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, और सेल के भीतर उसके घोल में जो धारा होगी वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहेगी। मतलब जब किसी सेल की प्लेट को हम तार द्वारा जोड़ेंगे तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी, और सेल के अंदर जो उसका घोल होता है उसमें ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है।
इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इस प्रकार जब सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के अंदर जो विद्युत धारा के प्रवाह में जो उसके घोल के द्वारा उत्पन्न अवरोध होगा या रुकावट होगा, उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये आपको याद करना होगा, समझना होगा, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूंगा बस हो जाएगा। समझ में आया? तो जब किसी सेल की प्लेट को हम तार द्वारा जोड़ेंगे तो तार में विद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी और सेल के अंदर जो उसके घोल में जो विद्युत धारा है वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहेगी। और जब विद्युत धारा बहती है तो उसके घोल के द्वारा जो विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध होता है, उसी को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ खास इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट है। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है और लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी ये आता है। ठीक है, तो किरचॉफ का धारा नियम क्या है? देखो, किरचॉफ का धारा नियम किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब किसी भी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होगा वो शून्य होगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाने रहोगे तो ठीक ही रहेगा। ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम, इसको हम आगे भी अभी पढ़ेंगे क्योंकि किरचॉफ का नियम हमने इस वीडियो में लिया है, दोनों नियम। ये तो पहला नियम है धारा नियम, ठीक है, दोनों नियम हम पढ़ेंगे अभी कुछ देर बाद, लेकिन यहाँ पे हम समझते हुए चलते हैं। तो किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है, चलो इसको हम इस जगह पे समझते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, ये 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन होगा ना, ये भी किरचॉफ का धारा नियम ही होगा। तो किरचॉफ का पहला नियम, इसको हम संधि का नियम भी बोलते हैं और धारा नियम भी बोलते हैं। यही क्वेश्चन ये भी है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पे बता देता हूं, आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो देखो, किरचॉफ का पहला नियम या धारा नियम क्या है? किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखो, यहाँ पे एक संधि है, ये संधि है। ठीक है, अब इस पर जो है धाराएं आकर मिल रही हैं। मेरे पास स्केल है, देखिए, तो उसी से हम लोग कर देते हैं। चलो हम ऐसे हाथ से ही कर देंगे। ठीक है, देखो मैंने स्केल से लाइनिंग कर ली है। अब थोड़ा सा समझो, जैसे ये संधि है, संधि को हम नाम दे देते हैं, संधि मान लो O है। इस संधि पर 4-5 धाराएं आकर मिल रही हैं, 5 धारा। देखो, एक आपका I1 है ये, ठीक है, एक आपका I2 है ये, ठीक है, I3 ये है, I4 ये है, I5 ये है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, इनका नाम है I1 धारा, इनका नाम है I2 धारा, इनका नाम है I3 धारा, इनका नाम है I4 धारा और इनका नाम है I5 धारा। ठीक है, तो कहा गया कि किसी परिपथ की किसी संधि पर जो मिलने वाली समस्त धाराएं होंगी उनका बीजगणितीय योग, इन सब का जो योग होगा वो 0 होगा। अब आपको एक चीज और दिख रहा होगा, चलो मैं लिख देता हूं, बीजगणितीय योग I, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग I जो है वो 0 के बराबर होगा। यही किरचॉफ का धारा नियम या पहला नियम है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, I1 और I2 को अगर देखोगे तो ये संध की ओर जा रहे हैं। देखो इनका एरो देखो, एरो ये इसकी ओर जा रही हैं। I3 I4 I5 जो है संधि से दूर जा रही हैं, आप देख सकते हो ये सब भाग रही हैं दूर। ठीक है, तो एक चीज और याद रखना, संध की ओर आने वाली जो धाराएं होंगी वो धनात्मक होंगी और संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं होंगी वो ऋणात्मक होंगी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो हम थोड़ा सा यहां पर लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, देखो लिखेंगे, यदि यदि संधि O, संधि O की ओर आने वाली धाराएं क्रमशः I1 व I2, देखो लिख रहे हैं जो हम वही चीज लिख रहे हैं। ठीक है, I1 व I2 है तथा संधि से दूर जाने वाली
दूर जाने वाली धाराएं क्रमशः ठीक है। दूर जो जा रही है वो I3 I4 I5 है। I3 I4 व I5 है। तो संधि नियम से अब संधि नियम से बताया गया कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो सबको जोड़ के उसका योग शून्य कर देते हैं। तो यहाँ पे I1 प्लस I2, ठीक है, -I3 -I4 -I5, इन सब का जो योग होगा वो 0 होगा। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पे माइनस आपने क्यों लगाया है? तो भैया देखो यहाँ पे प्लस ही मैं लगा रहा हूं, मतलब सबका योग मैं कर रहा हूं, लेकिन प्लस माइनस, क्योंकि ये निगेटिव होगा I3 I4 I5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबका योग 0 होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा इंप्रूव करके अगर हम लोग लिखें तो I1 प्लस I2, ठीक है, इसको इधर रहने देते हैं। बाकी जो हमारा I3 है प्लस I4 है और प्लस I5 है, इसको मैं इस साइड में कर देता हूं। देखो इधर निगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यही धारा नियम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ का पहला नियम आपको समझ में आ गया मेरे स्टूडेंट? आना चाहिए। देखो किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो सिग्मा आई इक्वल टू 0, सिग्मा है बीजगणितीय योग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे I1 I2 I3 I4 I5 5 धाराएं हैं, सब ओपन मिल रही हैं। ठीक है, तो कोई I1 I2 धारा संधि की ओर जा रही है, I3 I4 I5 संधि से दूर जा रही है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम पॉजिटिव लेंगे, जो दूर जाएंगे उसको निगेटिव लेंगे। तो हमने I1 I2 को पॉजिटिव लिया, बाकी I3 I4 I5 को निगेटिव ले लिया, इधर ले आए, हो गया। अब एक दो नोट आप लोग लिख देना, मैं बोल रहा हूं बहुत प्यार से, और इसको लिख लेना। देखो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कोई पूछे भैया किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो लिख दो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नोट करके आप लोग लिख देना। किरचॉफ का पहला नियम या प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब किरचॉफ का जो पहला नियम है या प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक नोट और लिख लेना कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया किरचॉफ का पहला नियम। अब ये आपका डबल काम कर जाएगा, एक तो आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये वही क्वेश्चन था। ठीक है, और एक आपका किरचॉफ का जो दोनों नियम लिखना था वो भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। अभी मैं लास्ट में दूसरा नियम भी बता दूंगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वाला देखो, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में अक्सर आता है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक MK80 पद्धति में तथा बीमा सूत्र लिखिए भैया, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी चांसेस है। तो धारा घनत्व को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी चालक बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल A से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा मान लो I है तथा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, इस पर एक समान रूप से वितरित हो, तो उस क्षेत्रफल के लिए किसी बिंदु पर जो धारा घनत्व का फॉर्मूला होगा वो होगा J इक्वल टू I अपान A। J इक्वल टू हो जाएगा I अपान A, और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कहा गया था? किसी चालक बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल A से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा I को ही हम धारा घनत्व कहते हैं, तो J इक्वल टू I अपान A हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर यूनिट निकाला जाए, मात्रक मान लो निकाला जाए मेरे भाई, तो मात्रक के लिए कुछ नहीं करना है। इसका मात्रक क्या होगा? देखो I है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर
प्रति, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, बस हो गया, ये हो गया मात्रक। विमा की अगर बात करें तो विमा भी निकाल लेते हैं, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। विमा जो होगी इसकी वो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, लिख दूं डायरेक्टली, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा भी। m0 l के पावर -2 t के पावर 0 a के पावर 1, ये होगा। या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं al-2, ये एक ही चीज है दोनों, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। मतलब देखो हम लोग आई की बीमा होगी a और a की बीमा होगी L2, L2 को ऊपर ले जाएंगे तो AL-2 हो जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं m0 L-2 T0 a के पावर 1। m0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब थोड़ा m है, क्योंकि हमें m के ऐसे पद्धति में लिखना है ना, तो हम इस तरह से लिख देंगे, काम खत्म, बस हो गया मेरे भाई, ठीक है, ये बीमा आपकी हो जाएगी। तो समझ में आया, कुछ था नहीं धारा घनत्व में, कुछ भी नहीं है, जो भी मैंने समझाया बस वही है। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर। और 7 नंबर क्वेश्चन जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे बताऊं। देखो ये विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, उनको परिपथ बनाकर समझाइए। किरचॉफ जी ने 2 नियम दिया था। एक तो मैंने आपको बता दिया किरचॉफ का जो पहला नियम है, जिसको संधि का नियम या धारा का नियम बोलते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया अभी अभी, ये पहला नियम है, समझ में आ चुका होगा फर्स्ट वाला नियम। अब दूसरा वाला नियम हम लोग समझते हैं, किरचॉफ जी का जो दूसरा नियम है उसको हम लोग समझते हैं। ये रहा किरचॉफ जी का दूसरा नियम, इसको हम किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलते हैं, या बोल्टता का नियम भी बोलते हैं, या हम इसको बंद पास का नियम भी बोलते हैं। मतलब 2-3 नामों से हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब बंद पास का नियम क्या है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नियम भी बहुत आता है, तो देखो सिंपल सा है, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे एक सर्किट मेरे पास है, आप देख सकते हैं, इसमें 2 बंद पास हैं, इसको हम मान लेते हैं बंद पास 1 और इसको मान लेते हैं बंद पास 2। मतलब इसको मान लेते हैं बंद पास 2 और इसको मान लेते हैं बंद पास 1, ठीक है। बंद पास का मतलब क्या होता है समझे थोड़ा सा। देखो इसमें 2 बंद पास हैं, एक आपका ये वाला बंद पास है, देखो एक आपका ये वाला बंद पास हुआ और दूसरा आपका ये वाला बंद पास हुआ, 2 बंद पास हैं। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो I1 धारा बह रही है और यहाँ पे प्रतिरोध R1 लगा है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल E1 है। इसमें देखो I2 धारा बह रही है, R2 हमारा प्रतिरोध है और विद्युत वाहक बल E2 है, यहाँ पे R3 प्रतिरोध है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से I1 धारा जा रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से I2 धारा आई, फिर दोनों मिल गए, I1 यहाँ से आ रही है, I2 यहाँ से आ रही है, दोनों मिले तो I3 का निर्माण हो गया। I3 इक्वल टू क्या होगा, I1 और I2 को जोड़ तो I3 हो गया, ठीक है, इसका निर्माण हो गया। ये प्लस माइनस है आपका टर्मिनल, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको समझो थोड़ा सा, क्या कहा गया है, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, ये जो धारा बह रही है तथा उनके संगत प्रतिरोधों, जो इनका संगत प्रतिरोध है, ठीक है, इनके गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा, मतलब इसका और इसके गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि इस बंद पास में लगा जो विद्युत वाहक बल है E1 E2, इसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यही भैया किरचॉफ का दूसरा नियम है। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग समझें तो इनका कहना है सीधे सीधे कि सिग्मा IR, यानी कि विद्युत वाहक धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वो सिग्मा E के बराबर होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, यही इन्होंने कहा है, ठीक है। अब एक चीज यहां पे आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, देखो इसमें 2 बंद पास हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 बंद पास हैं, एक आपका ये है और एक आपका ये है, ठीक है, मतलब 2 बंद पास हैं। अगर देखो एक आपका ये वाला बंद पास हो गया और दूसरा आपका ये वाला बंद पास हो गया। तो इस बंद पास में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें I1 धारा है, R1 प्रतिरोध है और I2 इसमें धारा है, R2 प्रतिरोध है, क्योंकि इसी बंद पास में ये है, ठीक है। अब देखो इस बंद पास में धारा कैसे बह रही है, जैसे यहां से धारा जा रही है, यहां से जा रही है, यहां पे क्या हुआ है, धारा
उल्टा आ रही है। देखो ये अगर यहाँ से निकली थी तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखोगे तो धारा ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है पहले बंद पास में, अब इधर जानी चाहिए तो ये इधर आ रही है, यानी कि उल्टा आ रहा है। तो यहाँ पे I2 जो धारा होगी, I2 और R2 का जो गुणनफल होगा उसको निगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बंद पास में जिस धारा को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, वो ऐसे ना जाकर, देखो यहाँ से धारा चल रही है, यहाँ पे आई, इसको ऐसे जाना था, इसको तीर को इधर होना था, ये इधर आ रही है, यानी कि उल्टा आ रही है। तो I2 और R2 का गुणनफल हम निगेटिव लेंगे। जबकि दूसरे बंद पास में देखोगे तो ये देखो, ये जा रही है धारा, ये जा रही है, यहाँ पे ये एकदम सीधा जा रही है, ठीक है। तो इसमें हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं जिससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखो सबसे पहले बंद पास एक के लिए हम निकालेंगे, बंद पास एक के लिए, एक के लिए, ठीक है। तो बंद पास एक के लिए हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे ध्यान से समझना। बंद पास एक के लिए अगर कहा जाए तो नियम के अनुसार जो धारा है और उसका संगत प्रतिरोध है, इसका जो गुणनफल का बीजगणितीय योग होगा वो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे I1 धारा है और R1 प्रतिरोध है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे I1 इंटू R1, इनका जो गुणनफल है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि I2 और I2 और R2 के गुणनफल को हम माइनस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे विपरीत जा रही है, और इसको माइनस में लेंगे तो विद्युत वाहक बल भी माइनस होगा। तो माइनस हो जाएगा I2 इंटू R2, ठीक है, बराबर हो जाएगा, देखो E1 आपका पॉजिटिव रहेगा, E2 भी आपका निगेटिव रहेगा, तो E1 माइनस E2। ये पहले बंद पास के लिए हमारा हो गया, बंद पास एक के लिए, ठीक है। ये वाला हो गया बंद पास एक के लिए। अब बंद पास दो के लिए अगर हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो बंद पास दो के लिए, दो के लिए, ठीक है, बंद पास दो के लिए। देखो ये बंद पास एक था आपका, इस बंद पास में क्या क्या था, देखो ये आपका बंद पास वन था, इसमें क्या क्या था, I1 R1, इसका I1 धारा थी, R1 प्रतिरोध था, इसका गुणनफल किया, माइनस I2 इंटू R2, इनका जो बीजगणितीय योग होगा उनके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, तो E1 माइनस E2 हो गया। अब दूसरा बंद पास हमारा ये वाला है, ये वाला, इसमें अगर देखें तो I2 इंटू R2 धारा है, तो यहाँ पे लिखेंगे I2 इंटू R2, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि इसमें देखो धारा जो है एकदम सीधी बह रही है, तो इसमें हम प्लस लेंगे, इसमें निगेटिव कुछ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो I3 धारा आपकी है, ये I3 है और ये R3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे I3 इंटू R3, ये पॉजिटिव में रहेगा, इक्वल टू, अगर इस बंद पास में देखा जाए तो सिर्फ एक विद्युत वाहक बल है E2, E3 नहीं है इसमें, तो E2 हो जाएगा, E2 हो गया। अब देखो I3 के जगह पर हम I1 प्लस I2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा I2 इंटू R2 प्लस I3 के जगह पर हम लिख देंगे I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक है, इंटू R3, डेट गिव्स आउट E2 हो जाएगा। बस यही हमारा हो जाएगा बंद पास टू के लिए फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग याद रखना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। और अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि किरचॉफ का दूसरा नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बस हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो किरचॉफ का ये द्वितीय नियम या बोल्टता का नियम भी इसको हम बोलते हैं, समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा किरचॉफ का दूसरा नियम, कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये आपका एक सर्किट है, इसमें बंद पास 1 है, ये बंद पास 2 है। बंद पास 1 में धारा I1 है, प्रतिरोध R1 है और विद्युत वाहक बल E1 है, और इसी में धारा I2 है, प्रतिरोध R2 है, विद्युत वाहक बल E2 है। तो देखो वो कहा गया कि धारा और प्रतिरोध का जो बीजगणितीय योग होगा विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो बंद पास एक के लिए इस धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है माइनस इस I2 और R2 का जो गुणनफल है वो उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, तो E1 माइनस E2। बंद पास 2 के लिए हमारी धारा I2 और प्रतिरोध R2 था, तो I2 इंटू R2, और धारा I3 इंटू R3 था, हमने कर दिया इक्वल टू विद्युत वाहक बल E2 है, हमने E2 लिख दिया।
अब I3 की जगह पर हमने I1 प्लस I2 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ये I1 यहाँ से आ रही है, यहाँ से ये I2 और यहाँ से I1 दोनों आकर भैया यहाँ पे मिलेंगी और यहाँ पे I3 बन जाएगा। तो I1 प्लस I2 इंटू R3 दैट गिव्स आउट E2। बस ये हमारा हो चुका है। तो आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, मैंने आपको 7 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया। देखो ये सारे क्वेश्चन ट्रेंडिंग वाले हैं, आप खुद ही देख सकते हो, सातों के सातों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये इंटरेस्टिंग क्लास है भैया, वो यहीं पर फिनिश होगा, ठीक है। देखते हैं अपना, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होता है। 6 मार्च को हम भैया आग लगा के आएंगे और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी सीरीज ऐसे ही चलती रहे, पूरे चैप्टर के मैं क्वेश्चन बताऊं, तो बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।